गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने बीएफएम में अपने यूनिट 10 का एज ए पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज इसमें पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट 10 का क्योंकि ये चैप्टर बड़ी है इसलिए ये 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट होगी। तो आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे इसके यूनिट 10 के मॉड्यूल बी का, बीएफएम मॉड्यूल बी। ठीक है, रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था मिनिमा तक। ठीक है, ये जो मिनिमा है आपको यहाँ तक, लिमिट्स एंड मिनिमा। ठीक, कल यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। एक हम लोगों ने ब्रैकेट भी देखी थी जहाँ पे आपको टीयर 1 कैपिटल सीसीबी कितने होंगे, टोटल मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए आपको कंजर्वेशन बफर के लिए, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल रेशियोज कितना होगा, टीयर 2 अदर्स हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, आज नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो है, यहाँ से शुरू करते हैं हमारा 10.8 कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क। ठीक है, कैपिटल का चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो कहता है कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क जो है, तो इसमें हम लोग स्टैंडर्डाइज अप्रोच लेते हैं। द रेटिंग असाइंड बाय द एलिजिबल एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब आप देखिए इसमें टीयर 1 में जो है ये था कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क में क्या है, द रेटिंग असाइंड बाय द एलिजिबल एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विल लार्जली सपोर्ट द मेजर फॉर क्रेडिट। जो भी एलिजिबल एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज हैं वो लार्जली किस पे सपोर्ट करती हैं, क्रेडिट रिस्क पे। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है external credit rating agency that meet the eligibility criteria specified under the revised framework. Bank may rely upon the ratings assigned by the external credit rating agency chosen by the Reserve Bank for assigning risk weight for capital adequacy purpose as per the mapping furnished in the RBI guidelines. ठीक है, कहता है the circular issued by the Reserve Bank of India has laid down the detailed guidelines for capital adequacy requirement एंड द रिस्क वेट टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एक गाइडलाइंस इशू करी है, डिटेल गाइडलाइंस। ठीक है, किसके बेसिस, किसके लिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिक्वायरमेंट के लिए, किसके ऊपर, रिस्क वेट के ऊपर, टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ फॉलोइंग क्लेम्स। अगर कोई क्लेम आती है तो ठीक है, पहला है क्लेम्स ऑन डोमेस्टिक सोवरेंस। अगर डोमेस्टिक सोवरेंस की क्लेम आती है तो उसकी क्लेम्स ऑफ फॉरेन सोवरेंस, क्लेम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटिटी। ठीक है, डोमेस्टिक सेगमेंट का मतलब हमारी जो अपनी गवर्नमेंट है, इंटरनल गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, फॉरेन। ये क्या हो गया, पीएसबीज। क्लेम्स ऑन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। इन सब के लिए जो है डिटेल गाइडलाइंस हैं कि आपको कैपिटल एडिक्वेसी कितनी मेंटेन करनी है और इसमें रिस्क वेट क्या होगा। क्लेम्स ऑन बैंक एक्सपोजर टू कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्लेम्स ऑन प्राइमरी डीलर्स। ठीक है, क्लेम्स ऑन कॉर्पोरेट एसेट्स कंपनीज एंड ऑन एनबीएफसीज, infrastructure finance company, claims included in regulatory capital portfolio, claims secured by residential property, claims classified by commercial real estate exposure, non-performing assets, a specified category venture capital funds, other assets like loan and advance to, to its own staff। ठीक है, अब कहता है बैलेंस शीट आइटम, सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, पोजीशन इन द बैंकिंग। ठीक, इतनी चीजों पे जो है आरबीआई ने डिटेल गाइडलाइंस इशू करी है, किसके लिए, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट के लिए एंड रिस्क वेट के लिए। अगर कोई क्लेम होता है तो ठीक है, फिर से एक बार देख लें। क्लेम्स ऑन डोमेस्टिक सोवरेन मतलब अपनी इंटरनल गवर्नमेंट, क्लेम्स ऑन फॉरेन सोवरेंस मतलब फॉरेन गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक सेक्टर्स के लिए, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट्स बैंक के लिए, क्लेम ऑन बैंक के लिए, क्लेम ऑन प्राइमरी डीलर्स के लिए, क्लेम ऑन कॉर्पोरेट्स के लिए, क्लेम इंक्लूडेड रेगुलेटरी retail portfolio, claim secured by residential property, claim classified by commercial real estate, non-performing assets के लिए specified categories venture इनके लिए, और बैलेंस शीट आइटम और सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर के लिए। अब देखिए ये इतने के लिए क्लेम्स के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस की। नेक्स्ट जो कहता है एलिजिबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन से हमारे यहाँ इंडिया में जो है, रिजर्व बैंक ने जो है
In accordance with the principle laid down in revised framework, the Reserve Bank of India has decided the bank may use rating for the following domestic क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क वेटिंग के पर्पस से जो है फॉलोइंग डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी जो है इनकी सेवाएं बैंक ले सकते हैं अंडर कॉर्पोरेट एक्सपोजर फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी के पर्पस से बैंक जो है फॉलोइंग जो हमारी एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी सेवा ले सकते हैं या उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। इसमें क्या है, ब्रिक वर्क है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड है, क्रेसल है, इकरा है, ठीक है, इंडिया रेटिंग है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, समेरा है, इन्फॉर्मेरिक्स है, वैल्यूएशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इतनी जो एक्सटर्नल एजेंसी है उसकी जो है रेटिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं बैंक, किसके पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करने के लिए एंड रिस्क। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड द बैंक में यूज रेटिंग ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी। वो सभी डोमेस्टिक थे, अभी ये क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क वेटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क वेटिंग ऑफ देयर क्लेम्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस वेयर स्पेसिफाइड। फॉरेन के लिए आप फिच की ले सकते हैं, मूडीज की ले सकते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर की ले सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच में क्या है, वो तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच की थी। इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव एस्पेक्ट ऑफ द न्यू अकॉर्ड इज द IRB अप्रोच। इंटरनल रेटिंग, आप इंटरनल, एक तो एक्सटर्नल रेटिंग हो गई, एक्सटर्नल रेटिंग, अब आप इंटरनल रेटिंग, हम लोग करते हैं ना लोन में अपनी इंटरनल रेटिंग भी करते हैं। जैसे ठीक है, टू मेजरमेंट ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क के लिए IRB का जो अप्रोच है उसको यूज करते हैं। द IRB अप्रोच ऑफर्स द फॉलोइंग टू ऑप्शंस, फाउंडेशन IRB अप्रोच एंड एडवांस IRB अप्रोच वर्सन। ठीक है ना, तो इसमें दो IRB अप्रोच हैं इंटरनल रेटिंग बेस में, पहला फाउंडेशन IRB, दूसरा एडवांस IRB अप्रोच। IRB approach differs substantially from the standardized approach to the extent that bank internal assessment of a key risk parameter serve as a primary input to capital calculation। ठीक है, since the approach is based on bank international assessment, the potential for more risk sensitive capital requirement is substantial। The silent features of IRB approach, IRB approach के जो specific features हैं वो देखिए बताया गया है। The IRB approach computes the capital requirement फॉर ईच एक्सपोजर डायरेक्टली बिफोर कंप्यूटिंग रिस्क वेट। पहले क्या करता है, IRB अप्रोच की क्या फैसिलिटी है या सुविधा है IRB अप्रोच से, सबसे पहले ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट का, ईच एक्सपोजर के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट का असेसमेंट करता है, किसके पहले, रिस्क वेट एसेट्स कैलकुलेट करने के पहले, कंप्यूट करने के पहले। कैपिटल चार्ज कंप्यूटेशन इज फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ठीक है, कैपिटल चार्ज का कंप्यूटेशन जो है किस बेसिस पे होता है, पहला होता है PD प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, दूसरा होता है LGD लॉस गिवन डिफॉल्ट, तीसरा होता है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट और मैच्योरिटी। ये चार चीज़ों पे जो है कैपिटल चार्ज कैलकुलेट होते हैं फॉलोइंग पैरामीटर्स पे। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट, मैच्योरिटी। द रिस्क वेट एसेट आर डिराइव फ्रॉम द कैपिटल चार्ज कंप्यूटेशन। रिस्क वेट एसेट जो है, ठीक है, जैसे कैपिटल आपने देखा होगा ना, करार कैसे डिसाइड होता है, कैपिटल डिवाइड बाई टोटल रिस्क वेट एसेट, टोटल रिस्क वेट एसेट। ठीक है ना, जिसमें कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क ऑफ क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क, तीनों रिस्क होते हैं। यहाँ पे कहता है IRB अप्रोच डज नॉट अलाउ बैंक टू डिटरमिन ऑल द एलिमेंट नीडेड टू कैलकुलेट देयर कैपिटल रिक्वायरमेंट। IRB अप्रोच जो है बैंक को यह अलाउ नहीं करता है कि अपने टू डिटरमिन करें ऑल द एलिमेंट नीडेड फॉर कैलकुलेट देयर कैपिटल रिक्वायरमेंट। इंस्टेड द रिस्क वेट एंड द दस कैपिटल चार्ज आर determined through the combination of quantitative input provided by the bank and formulate specific committee। ठीक है, the IRB approach uses bank internal assessment of key risk drivers as a primary input to the capital calculation. The risk weight and the resultant capital changes are determined through the combination of quantitative inputs provided by the bank, the formulate specified committee। The IRB calculation of the risk weight assets for exposure to sovereigns, banks or corporate entity rely on the following four parts। अब यहाँ पे देखिए, IRB कैलकुलेशन ऑफ रिस्क वेट एसेट्स फॉर एक्सपोजर टू सोवरेन्स, बैंक्स और कॉर्पोरेट एंटिटी रियलाई अपॉन द फॉलोइंग पैरामीटर्स।
Probability of default, which measures the likelihood that the borrower will default over the given period of time. Probability default किसे कहते हैं? ठीक है, which measure, ये मेजर करता है किसका, कि the borrower will default in over a given period, likelihood that the borrower will default in given period of time. दूसरा होता है loss given default, which measures the proportion of exposure that will lost if the default occurs. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई डिफॉल्ट अगर हो गई तो उससे हमारा लॉस कितना हो गया, वो डिफॉल्ट करते हैं. एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, which for the loan commitment measures the amount of the facility that is likely to drawn in the event of default. Maturity, which measures the remaining economic maturity of the exposure. ठीक है, the differences between the foundation and IRB approaches are captured in the table 10.1 based on the provides input of the various parameters. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन दी फाउंडेशन और आईआरबी में क्या अंतर है. ठीक, एक टेबल है 10.1 जिसमें डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन एंड एडवांस आईआरबी अप्रोच का दिया हुआ है. देखिए देखिए इसमें इनपुट कौन प्रोवाइड करेगा इसके बारे में एक टेबल नीचे दिया हुआ है. ठीक ना, जिसमें फाउंडेशन और एडवांस आईआरबी अप्रोच में कौन इनपुट देगा. जिसे अब पैरामीटर्स है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, ठीक है, ईएडी. तो इसमें जो है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट और मैच्योरिटी. ठीक है, इसमें फाउंडेशन आईआरबी अप्रोच में इनपुट और एडवांस आईआरबी में कौन इनपुट देगा. फाउंडेशन आईआरबी में जो है पीडी के लिए बैंक है, एडवांस के लिए भी बैंक है. एलजीडी में सुपरवाइजर देगा, एडवांस में बैंक देगा, सुपरवाइजर देगा, बैंक देगा. मैच्योरिटी में दोनों दे सकते हैं और इसमें बैंक देगा. अब एक चीज देखिए, एडवांस में सारे बैंक हैं. ठीक है ना, एडवांस आईआरबी अप्रोच में जो इनपुट देने हैं पीडी के लिए, एलडी पीडी के लिए, एलजीडी के लिए, ईईडी के लिए और मैच्योरिटी के लिए सारे बैंक दे, सारे इनपुट्स जो है बैंक से मिलेंगे. फाउंडेशन में किससे मिलेंगे, पहले के लिए बैंक वाले हैं, सेकंड के लिए सुपरवाइजर है, थर्ड के लिए सुपरवाइजर है, चौथे के लिए बैंक या सुपरवाइजर. रिस्क वेट में जो है फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द कमिटी, फंक्शन प्रोवाइडेड बाय कमिटी. ठीक है ना, ये फंक्शंस जो है कौन प्रोवाइड करेगी, कमिटी. इसमें क्या है, इसमें भी फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द कमिटी. डाटा रिक्वायरमेंट, हिस्टोरिकल डाटा एस्टिमेटेड पीडी 5 ईयर्स. इसमें हिस्टोरिकल डाटा लेते हैं 5 ईयर्स का. इसमें हिस्टोरिकल डाटा किसका लेते हैं, एलजीडी का, लॉस गिवन डिफॉल्ट का 7 ईयर्स का. हिस्टोरिकल लॉस डाटा टू एस्टिमेट एलजीडी एंड हिस्टोरिकल एक्सपोजर डाटा टू एस्टिमेट ईएडी 7 ईयर्स प्लस डेट फॉर पीडी एस्टिमेशन. ठीक है, फॉर रिटेल एक्सपोजर ओनली एडवांस आईआरबी अप्रोच इज प्रेस्क्राइब्ड. रिटेल एक्सपोजर के लिए सिर्फ जो है एडवांस आईआरबी अप्रोच प्रेस्क्राइब होते हैं. ऑब्वियसली द मैच्योरिटी पैरामीटर इज ओमिटेड, मैच्योरिटी पैरामीटर ओमिट कर दिया गया. सिक्योरिटाइजेशन प्रोविजंस इन स्पेशलाइज्ड लेंडिंग हैव बीन अकॉर्डेड स्पेशल ट्रीटमेंट. ठीक है, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन, जनरल प्रिंसिपल क्या है क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन के. बैंक यूज ए नंबर ऑफ टेक्निक्स टू मिटिगेट द क्रेडिट रिस्क टू विच दे आर एक्सपोज्ड. For example, exposure may be collateralized in whole or in part by cash or securities deposit from the same counterparty, guarantee or third party, etc. ठीक है, बैंक use a number of techniques to mitigate the credit risk to which they are exposed. For example, exposure may be collateralized in whole or a part by a cash or security. The revised approach to credit risk mitigation allows a wider range of credit risk mitigant to be recognized for regulatory capital purpose than is permitted under the 1988 framework, provided these techniques meet requirement legal described in RBI guidelines. चलिए यहाँ पे देखते हैं क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन के जनरल प्रिंसिपल्स क्या है. यहाँ सिंपल से यहाँ देखते हैं. नो ट्रांजेक्शन इन विच क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन techniques are used should receive higher capital requirement than otherwise identification transaction where such techniques are not used.
नो ट्रांजेक्शन इन विच क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स आर यूज। अगर क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स आप यूज करते हैं तो इसके लिए हायर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है देन एन अदरवाइज आइडेंटिकल ट्रांजेक्शन वेयर सच टेक्निक्स आर नॉट यूज्ड। द इफेक्ट ऑफ सीआरएम क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन विल नॉट बी डबल काउंटेड। क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन जो आपको डबल काउंटेड नहीं करना, देयरफॉर नो एडिशनल सुपरवाइजरी रिकॉग्निशन ऑफ सीआरएम regulatory capital purpose will be granted on the claims for each issue of a specific rating is used that already reflect CRM. Principal only rating will not be allowed within the CRM framework. प्रिंसिपल ओनली रेटिंग जो है आपको सीआरएम फ्रेमवर्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाता। while the use of CRM techniques reduce or transfer credit risk, it simultaneously may increase other risks, रेसिडुअल रिस्क। रेसिडुअल रिस्क इंक्लूड लीगल, रेसिडुअल रिस्क में कौन कौन सा आता है, लीगल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड मार्केट रिस्क। देयरफॉर इट इज इंपेरेटिव दैट बैंक एम्प्लॉय रोबस्ट प्रोसीजर and process to control these risks, including strategy, consideration of the underlying credit, valuation policy and procedures. System controls of the role of risk and management of concentration risk arised on the bank use of CRM techniques. अच्छा, ये अब कहता है कि अगर आपने रिस्क जो है एडिक्वेटली कंट्रोल नहीं किया तो आरबीआई क्या करेगा, इम्पोज एडिशनल कैपिटल चार्जेस और टेक अदर सुपरवाइजरी एक्शन। ठीक है, अदर आपको क्या है, एक्स्ट्रा आपको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट चार्ज कर देगा और अदर सुपरवाइजरी एक्शन ले सकता है। द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई इन टेबल DF 6 ऑफ बेसल 3 गाइडलाइंस पैराग्राफ 10 ऑफ द मार्केट डिसिप्लिन मस्ट बी आल्सो। अच्छा, ये मार्केट डिसिप्लिन हम लोगों जब पढ़ेंगे इसमें पैराग्राफ 10 ऑफ मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है, बेसल 3 के, तो उसमें ये दिया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा लीगल सर्टेनिटी। लीगल सर्टेनिटी क्या है, इन ऑर्डर फॉर बैंक टू ऑब्टेन कैपिटल राइट रिलीफ फॉर एनी यूज ऑफ सीआरएम टेक्निक्स द फॉलोइंग minimum standard for legal documentation must be met. All documentation used in collateralized transaction and guarantee must be binding on all parties. जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है इन collateralized ट्रांजेक्शन में guarantee must be binding on the parties and legally enforceable in all relevant jurisdictions. Bank must have conducted sufficient legal review. आप जो भी है डॉक्यूमेंटेशन अगर आप कराते हैं सॉरी फ्रेंड्स, लीगल सर्टेनिटी हम लोग देख रहे थे, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी या सर्टेनिटी क्या होती है वो हमें देखना है ना। ऑल डॉक्यूमेंटेशन यूज्ड इन द कोलैटरल ट्रांजैक्शन एंड गारंटी मस्ट बी बाइंडिंग ऑन ऑल पार्ट्स एंड लीगली इन्फोर्सेबल इन ऑल रेलेवेंट जुरिसडिक्शन। बैंक मस्ट हैव कंडक्टेड सफिशिएंट लीगल रिव्यू व्हिच शुड बी आल्सो बी डॉक्यूमेंटेड टू वेरीफाई द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। Such verification should have also well-founded legal basis for reaching the conclusion about the binding nature and enforceability of the document। ठीक है, बाइंडिंग होना चाहिए और इन्फोर्सेबल होना चाहिए। ठीक, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स क्या क्या है, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स जो है किसके लिए, कोलैटरलाइज्ड ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, तो कोलैटरलाइज्ड ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, बैंक हैव ए क्रेडिट एक्सपोजर एंड दैट क्रेडिट एक्सपोजर इज हेज्ड इन अ होल। क्रेडिट एक्सपोजर को बैंक कम करने के लिए क्या करता है, हेजिंग करता है और इन पार्ट बाय कोलैटरल पोस्टेड बाय द काउंटर पार्टी। कोलैटरल जब लेते हैं तो उसकी क्रेडिट रिस्क कम होती है और बाय द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द काउंटर पार्टी। हियर काउंटर पार्टी इज यूज्ड टू डिनोट ए पार्टी टू whom a bank has an on or off balance sheet credit exposure. Bank have a specific lien on the collateral and the requirement of legal certainty are met. अब देखिए ओवरऑल फ्रेमवर्क है, मिनिमम कंडीशन। ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या है, मिनिमम कंडीशंस क्या है इसके। The framework allows bank to adopt either a simple approach which is similar to 1998 accord, ठीक है, substitute the risk weight of the collateral for the risk weight
of the counterparty for the collateralized portion of the exposure, generally subject 20% of the 20% floor, or the comprehensive approach, which allows fuller offset of the collateralized against exposure by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed the collateral. Bank in India shall adopt the comprehensive approach which allow fuller offset of the collateralized against exposure. देखिए यहाँ क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन इज अलाउड ओनली द अकाउंट बाई अकाउंट अप्रोच बेसिस इवन विद इन रेगुलेटरी पोर्टफोलियो. क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन जो है ना अकाउंट बाई अकाउंट अप्रोच जो है ना उसको ये किया जाएगा. However, before capital relief will be granted, the standard set out below must meet. In addition to the general requirement for legal certainty, the legal mechanism by which collateral is placed or transferred must ensure that the bank has the right to liquidate or take legal position in it in timely manner. In the event of default, अगर default होती है, insolvency or of the bankruptcy of the counterparty, ये स्टार्ट करना है. Furthermore, bank must take all steps necessary to fulfill those requirements under the law applicable to the bank interest in collateral for obtaining the maintaining enforceable security interest by the distinguished registrar. अगर आप collateral लेते हैं तो इसको आपको इंश्योर करना है कि ये रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हो गया है. ठीक है. In order for the collateral to provide protection, the credit quality of the counterparty and value of the collateral must not have a material positive correlation. For example, security issued by the counterparty or the relative group entity would provide little protection, so would be ineligible. यहाँ देखा था in order to collateral provide protection. The credit quality for counterparty and value of the collateral must not have material positive correlation. ठीक है ना. तो मटेरियल पॉजिटिव कोरिलेशन में नहीं होना चाहिए. जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल दिया, सिक्योरिटी इशूड किया है काउंटर पार्टी ने और बाई एनी रिलेटेड गुड एंटिटी वुड प्रोवाइड अ लिटिल प्रोटेक्शन एंड सो वुड बी एलिजिबल. बैंक मस्ट हैव a clear and robust procedure for timely liquidation of collateral to ensure that any legal condition required for declaring the default of the counterparty and liquidating the collateral are absorbed and that collateral can be liquidated promptly. Where the collateral is, अब कहता है वेयर द कोलेटरल इज हेल्ड बाय द कस्टोडियन. अगर कोलेटरल कस्टोडियन ने हेल्ड किया है, बैंक मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट द कस्टोडियन सेग्रीगेट द कोलेटरल फ्रॉम इट्स ओन एसेट्स. ठीक है. बैंक पांचवा जो है, बैंक मस्ट इंश्योर दैट सफिशिएंट बैंक मस्ट इंश्योर दैट sufficient resources are devoted to orderly operation of the market, margin arrangement with the OTC derivative and security financing counterparty banks as measured by the timeliness and accuracy of the outgoing calls and response time incoming calls. Bank must have collateral management policy. बैंक के पास collateral management policy होनी चाहिए in place of control, monitor and report for the following board of the NITS committee. The risk to which margin agreement exposes, देखिए, such as a volatility and liquidity to security exchange by the collateral, the concentration risk to a particular type of a collateral, the reuse of the collateral, both case and non-case, including the potential liquidity shortfall resulting from the reuse of the collateral received from the counterparties, the surrender of rights on the collateral posted in the counterparty. देखिए कहता है नेक्स्ट जो कहता है कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी अप्लाइड टू द बैंक ऑन आइदर साइड ऑफ द कोलेटराइज्ड ट्रांजैक्शन. दोनों मतलब कोलेटराइज्ड ट्रांजैक्शन के दोनों साइड में कहीं भी कैपिटल रिक्वायरमेंट अप्लाई हो सकती है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए बोथ रेपो है एंड द रिवर्स रेपो विल बी सब्जेक्ट टू ए कैपिटल रिक्वायरमेंट. दोनों में क्या है कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है. लाइकवाइज बोथ साइड्स ऑफ द सिक्योरिटी लेंडिंग and borrowing transaction will be subject to expletive capital charges as well as the posting as security in connection with the derivative exposure of or other borrowing. Comprehensive approach. In comprehensive approach, when taking collateral, banks will need to calculate their adjusted exposure to a counterparty for capital adequacy purpose.
कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में क्या है कि जब आप कोलेटरल लेते हैं, बैंक विल नीड टू कैलकुलेट देयर एडजस्टेड एक्सपोजर, ठीक है ना। हेयर कट जिसे बोलते हैं, हेयर कट पे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं फ्रेंड्स, इसका एक न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस इन ऑर्डर टू टेक अकाउंट इफेक्ट दैट कोलेटरल। अब हेयर कट करने के बाद जो आपके पास बचा, उसके ऊपर आपकी कितनी कैपिटल चाहिए होगी, वो कोलेटरल में से आपको डिडक्ट करना है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एडजस्ट बोथ द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर to the counterparty and value of the collateral received in support of that counterparty to take account of the possible future fluctuation in the value of either occasioned by the market movement. These adjustments are referred to as haircuts. The application of haircuts will be produced volatility adjusted amount for the both exposure and collateral. The volatility adjusted amount for the exposure will be higher than the exposure, and the volatility adjusted amount for the collaterals will be lower than the collateral. ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन बाय लाइन जो है थोड़ा लंबा चलेगा, मैं सिंपल सा बता देता हूँ। इन अदर वर्ड्स, हेयर कट इज एक्सपोजर विथ विल बी प्रीमियम फैक्टर एंड हेयर कट फॉर द कोलेटरल विल बी एट डिस्काउंट फैक्टर। हेयर कट फॉर द एक्सपोजर क्या है, वो प्रीमियम फैक्टर है, हेयर कट फॉर कोलेटरल विल क्या है, डिस्काउंट फैक्टर। इट मे बी नोटेड दैट purpose for underlying application of the haircut to ensure market related volatility inherent in value of exposure as well as value of exposure as well as एलिजिबल फाइनेंशियल कोलेटरल्स। ठीक है।